हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 1 to 9 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वे सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड पे जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारी वीडियोस देखिएगा। उसके अलावा आपको वहां पे और भी सिविक्स की, ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर वहां पे वो सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा कि जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। उसके अलावा आप हमारे इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज एडू अबॉर्ड को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। देखिए, जो चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। क्या नाम है? ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। In the previous chapter we read that the northern black polished wares, especially bowls and plates, have been found from several places throughout the subcontinent। इससे पहला चैप्टर नंबर 9 जो हमने किया है, प्रीवियस चैप्टर जो किया है, उसमें हमने देखा एक बाउल और प्लेट्स थे जिसका नाम था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, वो हमें हमारे इस सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट, वहां के हर एक जगह से, मतलब बहुत सारी जगह से वो सारे मिले हैं, एविडेंसेस उसके मिले हैं। दीज आइटम्स हैव बीन कैरिड बाय द ट्रेडर्स। और हो सकता है कि ये जो आइटम्स हैं जैसे वो हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो कैरी करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे लिए, ठीक है, और उसको वहां पे जाके शायद सेल भी करते हों। एविडेंस ऑफ ट्रेड विथ रोम हैज बीन फाउंड फ्रॉम साउथ इंडिया। अब देखिएगा, हमें ट्रेड जो होता है रोम से, वो उसके एविडेंस हमको कहां से मिलते हैं? साउथ इंडिया से मिलते हैं। इट इज एविडेंट एज मैनी गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया। देखिएगा, हमें गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो हमें साउथ इंडिया से मिले हैं, क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड के लिए और स्पाइसेस के लिए और प्रीशियस स्टोन के लिए बहुत ही फेमस रहा था। क्या रहा था? बहुत ही फेमस रहा था। किस किस के लिए? गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए और प्रीशियस स्टोन जो थे उनके लिए। उसके अलावा पेपर वॉज वैल्यूड सो मच इन रोम दैट इज केम टू बी नोन एज ब्लैक पेपर। देखिएगा, पेपर जो है, पेपर मतलब कि काली मिर्च जो है, वो रोम में बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी उसकी। इसी कारणवश उसको ब्लैक गोल्ड कहा करते थे। रिमेंबर दैट के किसको ब्लैक गोल्ड कहा करते थे? पेपर जो है उसको रोम में ब्लैक गोल्ड कहा करते थे। और क्यों कहा करते थे? क्योंकि उसकी वहां पे जो थी डिमांड जो थी वो बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट था, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा करते थे। These goods were carried by the traders in ship across the sea and by the land in caravans। अब ये जो गुड्स हुआ करते थे वो जाया कैसे करते थे? एक ये क्वेश्चन है। ट्रेडर्स जो है इसको शिप के द्वारा, मतलब समुद्री जहाज के द्वारा लेके जाया करते थे, या फिर लैंड के रास्ते से लेके जाया करते थे। वो कारवांस में जाया करते थे, कारवां जो है उसमें जाया करते थे। देखिए, क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द सेलर क्रॉस द सी मोर क्विकली। अब जो सेलर्स थे वो मतलब बहुत जल्दी सी कैसे पार कर लिया करते थे? तो इसका आंसर है इन द अरेबियन सी। ठीक है, किसमें? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल द सेलर्स टुक द एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। जब वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में पहुंचते थे तो वहां पे सेलर जो है उनको मॉनसून विंड का जो था एडवांटेज मिलता था। इसी एडवांटेज की मदद से जो वो सी जो था वो बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लिया करते थे। अब उसके अलावा टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब हमारे वेस्टर्न कोस्ट में, हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचने के लिए ईस्ट अफ्रीका से और अरेबिया से अरब के लोग जो थे वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो थी, साउथ वेस्ट मॉनसून जो था उसके द्वारा वहां पे सेल किया करते थे। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। और इन्हीं ट्रेडर्स ने बहुत सारे जो सी रूट्स है उनकी खोज करी है। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, और कुछ इनमें से कुछ ने तो कोस्ट को फॉलो किया। स्ट्रॉन्ग शिप्स वर बिल्ड फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज। अब क्वेश्चन आया कि भाई देखो, अब जब इतनी लंबे सफर होता है तो कहीं ना कुछ जो शिप्स हुआ करती होंगी उस समय वो ज्यादा बड़ी नहीं हुआ करती होंगी या ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी। तो इससे जब सी रूट डेवलप हुआ तो उसके कारण एक और चीज का इवॉल्व हुआ कि स्ट्रॉन्ग जो शिप्स थी वो बनने की ज्यादा डिमांड आने लग गई, क्योंकि वो लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसी वजह से। अब बात आ जाते हैं, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट एट पूहर।
पूहर एक ये जगह है, देखिएगा ये मैंने पूहर जो है ये उससे मार्क करा है ब्लू वाले से, ये जगह जो है आप मैप में देखिएगा, जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ वहां पे एक पूहर है। अब आपको कमेंट करके बताना है ये पूहर जो इस जगह है, जो पोर्ट है, वो कहां पे, कौन से स्टेट में प्रेजेंट, कौन सा स्टेट में लाई करता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिएगा एविडेंस ऑफ ट्रेड इन साउथ इंडिया इज फाउंड इन संगम पोयम। अब याद रखिएगा कि जो हमें एविडेंस है इन ट्रेड वगैरह के, एविडेंस जो है साउथ इंडिया से जो ट्रेड हुआ करते थे वो कहां से मिलते हैं, संगम जो पोयम है वहां से मिलते हैं। अगर अभी तक आपने इस संगम पोयम वगैरह, संगम लिटरेचर के बारे में नहीं जाना है तो इससे पहला जो चैप्टर्स वगैरह हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको इससे रिलेटेड चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर शायद 9 है, वहां पर आप जाकर देखिएगा। पूहर वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट। पूहर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, यानी बंदरगाह था, कहां पे, ईस्ट कोस्ट में। याद रखिएगा कि ईस्ट कोस्ट में पूहर जो था एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था। हेयर मैनी थिंग्स वर इंपोर्टेड, यहां से क्या क्या चीज इंपोर्ट हुआ करती थी, याद रखिए। स्विफ्ट एंड प्रेंसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, ठीक है। स्विफ्ट मतलब क्या होता है कि तेज और उछलते हुए घोड़े वगैरह जो है, प्रेंसिंग हॉर्सेस वगैरह जो हैं वो सब वहां से सी के द्वारा, शिप के द्वारा सी से आया करते थे। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर मतलब कि ब्लैक पेपर जो है वो बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर था, वो जैम्स थे, और गोल्ड जो था हिमालयाज ऑफ द गोल्ड, चंदन की लकड़ी, चंदन लकड़ी जो थी वेस्टर्न हिल से, वो पर्ल्स साउथर्न ईस्ट से, मतलब कि मोती वगैरह जो थे वो सदर्न सीज से होते थे। कोरल्स जो थे वो ईस्टर्न ओशन से होते थे। क्रॉप्स ऑफ द गंगा एंड कावेरी वैली, फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, पोट्री फ्रॉम म्यांमार। ये याद रखिएगा कि यहां से क्या क्या चीजें इंपोर्ट वगैरह हुआ करती थी। ये पूहर के बारे में हम बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं हु वर मूवेंदर्स, ठीक है, क्या, हु वर मूवेंदर्स। साउथ इंडिया इज मार्क्ड विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन, हिल्स, प्लेट्यू एंड रिवर्स वैली। ठीक है, हमारा जो साउथ इंडिया है वो बहुत ही लंबी उसकी कोस्ट लाइन है, उसके अलावा वहां पे हिल्स भी मिलेंगे आपको, प्लेट्यू पठार भी मिलेंगे, वहां पे आपको रिवर वैली भी मिलेगी। दीज रिवर वैली ऑफ कावेरी, द रिवर वैली ऑफ कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, और इन सब में से कावेरी वैली जो है, कावेरी रिवर वैली जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ जगह है। The chief and king who had control over the river valley and the coast became very powerful। और जो भी चीफ या किंग्स जो थे वो उन्होंने रिवर वैली को कंट्रोल कर लिया और कोस्ट को कंट्रोल कर लिया, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते थे। अब आप याद रखिएगा कि वहां के जो चीफ हैं वो वैली को और कोस्ट को कब्जा करने के बाद पावरफुल क्यों बन जाते थे। देखिए, क्योंकि रिवर वैली जो है वो फर्टाइल जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें, क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती थी। कोस्ट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता था। इसी वजह से जिन्होंने, जिस भी चीफ या किंग ने इन दोनों जगह पर कंट्रोल कर लिया तो यानी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर माना जाएगा। संगम पोयम मेंशन द वर्ड मूवेंदर विच इज तमिल लैंग्वेज मीन 3 चीफ। देखिए, संगम पोयम जो है वहां से हमको एक वर्ड मिलता है, वहां पे एक मेंशन वर्ड है मूवेंदर जो है वहां पे आपको मिलेगा, जिसमें तमिल लैंग्वेज में है, उसका मतलब होता है 3 चीफ्स यानी 3 चीफ्स। याद रखिएगा कि मूवेंदर जो है वो हमें संगम पोयम है वहां पे मेंशन लिखा हुआ है, पोयम है जो संगम पोयम, उसमें एक मेंशन रखा है मूवेंदर। मूवेंदर तमिल लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स। याद रखिएगा 3 चीफ, हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिली विच वर चोला, चेरार एंड पांड्यास। अब इसमें से बात करते हैं हम, ये जो 3 फैमिली थी जैसे चोला, चेराज और पांड्यास, इन 3 की बात है। दीज 3 फैमिली बिकेम पावरफुल अराउंड 2300 ईयर। और ये जो सारी फैमिली है, तीनों जो फैमिली है, चोला, चेराज और पांड्यास जो है वो लगभग आज से 2300 साल पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिलीज बन गई। ईच ऑफ दीज 3 चीफ हैड 2 सेंटर ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड अदर ऑन द कोस्ट। और याद रखिएगा चोलास, चेराज और पांड्यास, ये जितने भी तीनों चीफ थे, इनकी 2 कैपिटल सेंटर पावर 2 हुआ करते थे, 2 सेंटर पावर हुआ करते थे, एक तो इनलैंड और एक कोस्ट पे। याद रखिएगा, एक इनलैंड एक कोस्ट पे। उसके बाद आते हैं पूहर को जो कावेरी पट्टिनम भी बोलते हैं। द पोर्ट ऑफ द चोलाज एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पूहर जो है वो पोर्ट किसका था, चोलास का था, ठीक है। एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मदुरई जो थी वो किसकी कैपिटल थी, पांड्यास की थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। याद रखिएगा, पूहर को भी कावेरी पट्टिनम भी बोलते हैं, पोर्ट है, ये चोलास के अंडर में आता था। मदुरई जो कैपिटल थी वो पांड्यास की उस समय कैपिटल हुआ करती थी।
अब आ जाते हैं हम अगला टॉपिक जो है, हाउ डिड द मूवेंदर थ्री चीफ्स कलेक्ट वेल्थ। अब वो अपनी वेल्थ जो थे वो कैसे कलेक्ट करते थे। द मूवेंदर डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। मूवेंदर जो होते थे, थ्री चीफ जो होते थे, मतलब जो चोलास चेरार और पांड्यास की बात कर रहे हैं, वो कभी भी रेगुलर टैक्स नहीं लिया करते थे। दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। और वो अब लगभग जो थे वो डिमांड करते थे लोगों से और वहां से लोगों से गिफ्ट लिया करते थे। When they went on military expedition, they collected tribute from the neighboring area। जब वो अपने मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे निकलते थे, मतलब वो आर्मी के उसमें निकलते थे, तब वो कलेक्ट कहां से, ट्रिब्यूट कैसे कलेक्ट करते थे, जो उनके नेबरिंग स्टेट्स हैं, एरियाज वगैरह हैं, वहां से वो अपने वेल्थ जो थी वो कलेक्ट करते थे। हाउ वॉज द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बात आती है कि वेल्थ जो वो उन्होंने इकट्ठा करी या जीती जैसे भी थी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया करते थे। थ्री चीफ kept some of the wealth of themselves and distributed the rest amongst their supporters including members of their families, soldiers and poets। ठीक है, क्योंकि जो चीफ्स होते थे वो कुछ तो अपने पास ही रख लिया करते थे, वेल्थ जो थी वो अपने पास रख लिया करते थे, और कुछ जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे किस किस में, जो उनके सपोर्टर्स होते थे, जैसे कि फैमिली, सोल्जर्स और पोयट्स जो होते थे, उसमें से बात दिया करते थे। मतलब जब वेल्थ उन्होंने कलेक्ट करी तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने पास अपना हिस्सा रख लिया, उसके बाद जो हिस्सा बचा उसको वो डिवाइड कर दिया किस किस में, जैसे उनके सपोर्टर्स हो गए, फैमिलीज होंगे, पोयट्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, उनमें उनको डिवाइड कर दिया। हाउ वर द पोएट्स रिवॉर्डेड। अब जब पोएट्स वगैरह है उनको रिवॉर्ड कैसे दिया जाता था। मैनी ऑफ द संगम पोएट कंपोज देयर पोएम इन प्रेज ऑफ दीस चीफ। आप अगर संगम पोएट जो है, मैनी ऑफ द संगम पोएट जो है कंपोज देयर पोएम इन द प्रेज ऑफ दीस चीफ्स। जो संगम के जो पोएट हैं उन्होंने ज्यादातर इन्हीं तीनों चीफ्स के बारे में कुछ ज्यादा लिखा है। दे वर रिवॉर्डेड विद प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ। अब वो रिवॉर्ड किस तरीके से पाया करते थे, या तो प्रीशियस स्टोन में के रूप में, या फिर उन्हें सोना मिल जाता था, घोड़े मिल जाते थे, हाथी मिल जाते थे, या फिर वो रथ वगैरह मिल जाते थे, या फिर बहुत अच्छे कपड़े मिल जाया करते थे। इसी के तरीके से वो रिवॉर्ड हुआ करते थे। तो याद रखिएगा कि जो वहाँ के पोएट्स से, वो आपके जो मूवेंदर जो थे वो वेल्थ कलेक्ट करते थे, तो वो पोएट्स जो थे वहाँ पे कैसे रिवॉर्ड हुआ करते थे। पोएट्स को रिवॉर्ड में आपका प्रीशियस स्टोन मिलते थे, गोल्ड्स मिलते थे, एलिफेंट, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स वगैरह ये सब मिला करते थे। अब आ जाते हैं द सातवाहन्स। ठीक है, ये है द सातवाहन्स। Around 2100 years ago, 200 year after the मूवेंदर, लगभग 2100 साल पहले, मतलब कि 200 साल मूवेंदर्स के 200 साल बाद, a powerful dynasty arose in western India known as सातवाहन्स। याद रखिएगा, आज से 2100 साल पहले एक पावरफुल डायनेस्टी की स्थापना हुई। मतलब स्थापना क्या है, वो एकदम से आई, उभर के आई वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया में, याद रखिएगा वेस्टर्न इंडिया में। अब वेस्टर्न इंडिया देखिएगा कि कहां पे पड़ता है, वेस्टर्न इंडियाज में है। जैसे कि आप ये मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, सातवाहन्स, ये देख रहे हो सातवाहन्स, ये वेस्टर्न इंडिया में एक जो है डायनेस्टी जो थी बहुत पावरफुल स्टैब्लिश हुई वहां पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, उसमें से सबसे जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रूलर जो हुए इस डायनेस्टी की, मतलब सातवाहन डायनेस्टी की, वो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। अब हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है, हमें इनके बारे में इस बिहाफ से पता चलता है क्योंकि यहाँ से कुछ इंस्क्रिप्शन कंपोज हुए हैं उनकी मदर के उस द्वारा बिहाफ पे, जिसका नाम था गौतमी बालाश्री। He sent his army to the eastern, western and southern coast। और उन्होंने ही अपनी जो आर्मी थी ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट पे भेजी थी। तो याद रखिएगा कि ईस्टर्न भी, वेस्टर्न भी और सदर्न कोस्ट में उन्होंने अपनी ये भेजी थी। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हैव बीन नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे वो किस नाम से भी जाना जाया करते थे, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, याद रखिएगा, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ के नाम से जाना जाया करते थे। कौन से रूलर जाना जाया करते थे, सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ भी कहा जाता था।
अब आ जाते हैं द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट की स्टोरी के बारे में आ जाते हैं। इट वॉज द रूट विच द चाइनीज ट्रेडर फॉलो ऑन फुट हॉर्स बैक एंड कैमल्स टू कैरी सिल्क फॉर ट्रेड्स। ये सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट एक ऐसा रूट है जो चाइनीज ट्रेडर्स जो थे, याद रखिएगा कि चाइनीज ट्रेडर्स जो थे वो फॉलो करते थे पैदल, या तो घोड़े के उस पे या फिर कैमल के उससे। अराउंड 7000 ईयर्स अगो द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। अब याद रखिएगा, आज से 7000 साल पहले जो सिल्क बनने की टेक्निक थी वो सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुई थी। 7000 साल पहले सिल्क, सबसे पहले जो मेकिंग टेक्निक थी सिल्क बनने की, वो कहाँ पे इन्वेंट हुई थी? चाइना में इन्वेंट हुई थी। रॉ सिल्क वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स, स्पून इनटू थ्रेड एंड देन वुवन इनटू क्लॉथ। अब जो रॉ सिल्क जो था वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे? कोकून्स जो थे उससे एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर उसको भून के थ्रेड्स में रखते थे, फिर उसके बाद उसको क्लॉथ के उसमें बनाया जाता था। द चाइनीज केप्ट दिस टेक्निक फॉर मेकिंग सिल्क सेक्रेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और इसके अलावा ये जो चाइनीज जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने इस टेक्निक को कई हजार सालों तक छुपा के रखा। सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी, कई हजार साल तक चाइना ने इसको छुपा के रखा। सिल्क बिकेम हाईली वैल्यूएबल ड्यू टू इट्स रिच ग्लॉसी कलर एंड स्मूथ टेक्सचर। अब याद रखिएगा कि सिल्क की क्या खासियत है। देखिए, सिल्क की खासियत ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी कलरी होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है और वो उसमें स्मूथ टेक्सचर होता है। इसी कारणवश इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। वो उस समय भी हाई थी और आज के समय में भी सिल्क की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई है। किस कारण से? क्योंकि उसका जो ग्लॉसी कलर है उसके कारण, उसका जो स्मूथ टेक्सचर मिलता है वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच है। इसके कारण जो सिल्क है उसकी वैल्यूबल ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा थी। अब बात आती है हाउ डिड सिल्क रीच वेस्ट। अब वेस्ट में सिल्क कैसे रीच हुआ, मतलब यूरोप साइड में सिल्क कैसे पहुंचा। द चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर इन ईरान एंड वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ सिल्क रीच वेस्ट। चाइनीज जो रूलर थे वो गिफ्ट में सिल्क भेजा करते थे। कौन से रूलर को? ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर को भेजा करते थे। तो ऐसा माना जाता है फ्रॉम दिस नॉलेज ऑफ दिस सिल्क रीच वेस्ट। इसी कारणवश यहाँ रीच हुआ, वेस्ट में रीच हुआ। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले, वेयरिंग ऑफ सिल्क बिकेम द फैशन अमंग्स रूलर एंड रिच पीपल इन रोम। आज से लगभग 2000 साल पहले अगर कोई भी व्यक्ति सिल्क से बने हुए कपड़े पहनता था तो वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच पीपल हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल रूलर के उसमें गिना जाता था। कहाँ पे? रोम में। वाई वॉज सिल्क एक्सपेंसिव? अब सिल्क की बात है, सिल्क एक्सपेंसिव क्यों था? सिल्क बिकेम एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स वॉज ब्रॉट फ्रॉम चाइना। ये इसलिए एक्सपेंसिव बना क्योंकि इसको चाइना से खरीदा जाता था। सिल्क ट्रेडर्स हैड टू ट्रैवल अलॉन्ग डेंजरस रोड थ्रू माउंटेन एंड डेजर्ट। उसके अलावा जो सिल्क ट्रेडर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रूट से गुजरते थे, जैसे कि माउंटेन के रास्ते से, डेजर्ट के रास्ते से। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउइंग ट्रेडर टू पास। और जो उसी दौरान, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई रूल कर रहा है डेजर्ट की तरफ, उसके एरिया में आ रहा है, या किसी रूलर के हिस्से में माउंटेन का एरिया आ रहा है, तो वहाँ के जो पीपल वगैरह, लोग वगैरह हुआ करते थे जहाँ से ये पास हुआ करते थे, तो वो पेमेंट की डिमांड करते थे कि आप हमें पेमेंट दें तभी हम आपको आगे जाने देंगे। इसीलिए जो सिल्क है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। सिल्क एक्सपेंसिव क्यों था? देखिए, क्योंकि पहले तो ये चाइना से आया करता था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रूट से जो ट्रेडर्स थे, जो सिल्क के ट्रेडर्स थे, वो जाया करते थे, जैसे माउंटेन, डेजर्ट वगैरह। फिर उसके अलावा जो भी जिस रास्ते से वो गुजरते थे वहाँ के लोग कुछ ट्रिब्यूट में कुछ मांगते थे, तो वो कुछ दिया करते थे। इसीलिए जो सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन गया था। अब आ जाते हैं, व्हाई डिड द किंग ट्राई टू कंट्रोल सिल्क रूट। अब किंग जो थे वो क्यों ट्राई करते थे सिल्क रूट को अपने एरिया में करने के लिए? देखिए, सम ऑफ किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ दैट रूट बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट दे वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट। पहला कारण तो ये था कि उन्हें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, उन्हें ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स मिलते थे, क्योंकि जो ट्रेडर्स जो होते थे वो जब जाया करते थे उस रास्ते से गुजर के, तो वो इनके जो वो भी होते थे, टैक्सेस वगैरह जो थे वो वहाँ पे दिया करते थे। इसीलिए कोई भी लोग चाहते थे कि जो रूट है इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ मिलेगी, ट्रिब्यूट्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, इस वजह से। अब उसके अलावा जब ये ट्रेडर्स जो थे वो ये सब उनको दे दिया करते थे, तो किंग की एक जिम्मेवारी बनती थी कि उनको
प्रोटेक्ट करे किसी भी हमले से। किंग जिसकी एरिया में, वो किंग के एरिया में जो भी एरिया आता था उसकी जिम्मेवारी बनती थी वो वहां से जो भी ट्रेडर पास हो तो उनको वो प्रोटेक्शन दे कि उनका कोई भी सामान चोरी ना हो और कोई उन पे अटैक वगैरह ना करे। ये चीज अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले, द कुशान who rule over Central Asia and Northwest India established their control over the Silk Route। आज से लगभग 2000 साल पहले कुशान जो थे एक रूलर थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपना किंगडम जो था इस्टेब्लिश किया और रूल करते थे, सॉरी, और उसके अलावा इन्होंने ही सिल्क रूट को कंट्रोल किया। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द कुशान, a branch of Silk Route extended from the Central Asia to the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Rome Empire। अब इन्हीं कुशान के ही दौरान, कुशान जो ये रूलर थे इन्हीं के दौरान सिल्क रूट जो था वो एक्सटेंड हुआ। कहाँ से देखिएगा, सेंट्रल एशिया से लेके माउथ ऑफ रिवर इंदस तक, इंदस रिवर के वहां तक, मुंह जो जहाँ पे वो गिरती है वहां तक, जहाँ पे वो जाके समुद्र में मिलते हैं वहां तक का इन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद जहां इसी जगह से फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोम एम्पायर, और यहीं पे जो माउथ ऑफ इंडस रिवर है वहीं से जो था सिल्क जो था वो आगे शिप के थ्रू जाया करता था रोम में। रोम एम्पायर, रोमन एम्पायर जो थे वहां पे जाया करता था। उसके बाद टू मेजर सेंटर ऑफ पावर ऑफ द कुशान वर पेशावर एंड मथुरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि टू मेजर सेंटर जो थे कुशान के, सेंटर ऑफ पावर थे वो कौन कौन से थे। एक तो था, पहला जो था पेशावर, दूसरा जो था वो है मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। जो तक्षशिला जो है आज के वर्तमान में पाकिस्तान की तरफ पड़ता है वो भी इसी किंगडम में इंक्लूड था। द कुशान वर अमंग द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन। और ऐसा माना जाता है जो कुशान थे वो सबसे ही पहले ऐसे रूलर थे इस सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करे हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले इस सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन इशू करने वाले कुशानी रूलर्स जो थे वही थे। दीज कॉइन्स वर यूज बाय द ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। और ये जो कॉइन्स थे ये ट्रेडर्स यूज करते थे सिल्क रूट के ही साथ साथ। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे, महायाना अ फॉर्म फ्रॉम बुद्धिज्म। ठीक है, महायाना अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वॉज कनिष्क। याद रखेगा कुशान रूलर जो सबसे फेमस थे वो थे कनिष्क, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर अगो। और उन्होंने आज से लगभग 1900 ईयर्स अगो पहले रूल किया। ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट काउंसिल। इन्होंने ही बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी उसको ऑर्गेनाइज किया, वेयर स्कॉलर मीट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर। और जो ये थी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वहाँ पे क्या हुआ करता था, जो स्कॉलर्स आया करते थे वो एक जगह मिला करते थे और डिस्कस करते थे इंपॉर्टेंट मैटर को। अब याद रखिएगा अश्वघोष अ पोएट हु लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ कनिष्क रोट द बुद्धा चरित्र अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। अश्वघोष नाम के एक व्यक्ति जो थे वो पोएट थे, वो कनिष्क जो रूलर था उसके कोर्ट में पोएट हुआ करते थे और उन्होंने ही बुद्धा चरित्र लिखी है जो कि बायोग्राफी किसकी है, बुद्धा की है। नाउ द बुद्धिस्ट स्कॉलर इंक्लूड अश्वघोष बिगेन टू राइट इन द संस्कृत। At the council, a new form of Buddhism arose which came to be known as Mahayana Buddhism। अब इसी काउंसिल में एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ जिसको कहा गया महायाना बुद्धिज्म। अब इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं आगे आने वाले कुछ स्लाइडों में। देखिए, टू डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ महायाना बुद्धिज्म महायाना बुद्धिज्म जो उसके दो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। देखिए, पहला है मेकिंग ऑफ द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन लाइक बुद्धा एंड बुद्धाज एनलाइटमेंट वॉज स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। नाउ स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वर मेड, दीज वर मेड एट मथुरा एंड तक्षशिला। अब जो है मथुरा और तक्षशिला में जो बुद्धिस्ट जो है इनकी जो थी बुद्धा की जो थी तस्वीर वगैरह बननी कहाँ पे हुई स्टार्ट, मथुरा और तक्षशिला में। उसके बाद है बिलीव इन अब इसके बाद आता है बिलीव इन बौद्धिस्तव। बौद्धिस्तव मतलब का was supposed to be the person who attained enlightenment. Once they had attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace, but they remain in the world to teach and help other। देखिए, बौद्धिस्तव किसको कहते हैं, वो पर्सन जिनको एनलाइटमेंट अटेन हो गई हो,
उसके बाद वो एक लाइफ जीते हैं आइसोलेशन में, उसके बाद वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पीस में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ल्ड से कट जाते हैं, वो वर्ल्ड में अभी भी रहते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं सही क्या है गलत क्या है, लोगों की हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अगला टॉपिक है। द वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। अब बोधिसत्व जो बिकेम थे वो पॉपुलर हो गए और उनका जो स्प्रेड था वो सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान में भी फैल गया, जो वर्शिप बोधिसत्व करते थे ना उनका। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, बुद्धिज्म जो है वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी फैला है। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरवाद, याद रखिएगा सबसे पुरानी फॉर्म बुद्धिज्म की कौन सी है, थेरवाद सबसे पुरानी फॉर्म है। स्प्रेड तो ये कहाँ था कि स्प्रेड हुई श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में और साउथ ईस्ट के कुछ पार्ट है वहां पे भी। हु बिल्ड केव्स फॉर द मॉन्क्स, अब बात आती है कि जो केव्स थी मॉन्क्स के लिए कौन बिल्ड करता था। दर्जन्स ऑफ केव वर कार्व्ड आउट हिल्स फॉर मॉन्क टू लिव इन, कई दर्जन जो थे केव जो थे वो कार्व आउट हुए हैं हिल्स पे, जिसमें कि मॉन्क्स भिक्षु वगैरह रहा करते थे। सम ऑफ दीज केव्स वर बिल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग एंड क्वींस, इसमें से कुछ केव जो थे वो किंग और क्वींस की ऑर्डर पे बने, उसके अलावा कुछ मर्चेंट और फार्मर्स ने भी बनाए हैं। These caves were often located near passes through the western घाट, और जो ये केव्स हैं आप गौर करेंगे ये जनरली वहां पे लोकेटेड हैं, जो पासेस होते हैं ना वहां पे वेस्टर्न घाट्स पे। बिकॉज रोड कनेक्टिंग prosperous ports with city in the Deccan ran through these passes, इन्हीं पासेस के थ्रू से जो रोड थे वो कनेक्ट होते थे, पोर्ट्स की तरफ जो जाते थे, जो सिटीज की तरफ जाते थे, वो इसी पासेस के पास होते थे। इसी वजह से ये जो केव्स वगैरह थी इसी के पासेस के पास ही बनाई जाया करती थी। समटाइम ट्रेडर्स यूज्ड टू स्टे इन दीज केव्स ड्यूरिंग देयर ट्रैवल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मॉन्क्स ही रहते थे यहाँ पे, भिक्षु लोग ही रहते थे, इसके अलावा ट्रेडर्स भी वहाँ पे रहा करते थे, जो बहुत दूर तक ट्रैवल करते थे वो भी वहाँ पे कभी ना कभी रहा करते थे, आते थे, जैसे ट्रैवल के लिए ट्रेड्स के लिए आते थे तो वो वहाँ पे रुका करते थे। अब आते हैं द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु गो ऑन जर्नी टू होली प्लेसेस टू ऑफर वर्शिप। पिलग्रिम्स किसको कहेंगे, वो आदमी या औरत जो एक जर्नी पे जाता है होली प्लेस की और वहां पर जाके पूजा करता है, उसको पिलग्रिम कहेंगे। जैसे कि आप देखेंगे बद्रीनाथ लोग जाते हैं, वो लोग वहाँ पे औरत, बच्चे, आदमी, औरत सब जाते हैं, वो एक हॉली प्लेस है, जर्नी करके जाते हैं अपने घर से वहाँ तक की, और वहाँ पे जाकर वो वर्शिप यानी प्रेयर करते हैं। तो वही पिलग्रिम हो गए, जो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचते हैं, वर्शिप करते हैं हॉली प्लेस पे, उनको ही क्या बोलेंगे, पिलग्रिम्स बोल। द अर्लियर पिलग्रिम्स ट्रेवल विद द ट्रेडर्स इन कारवांस एंड शिप, जो आज से पहले जो वो आपके पिलग्रिम्स होते थे वो कैसे ट्रेवल किया करते थे, वो ट्रेडर्स के साथ कारवांस में या शिप्स में ट्रेवल किया करते थे। इनमें से कुछ फेमस चाइनीज पिलग्रिम्स वगैरह हैं, उनके नाम है फाहियान, ठीक है, एक पहला फाहियान और फाशियान भी बोलते हैं इसको। ये कब आया, ये 1600 ईयर्स अगो। उसके बाद आ जाते हैं हम हेनसांग, आज से 1400 साल पहले, आई किंग 50 ईयर लेटर आफ्टर, उसके बाद आपका आज से आई किंग जो था वो 50 साल बाद आया, किसके, हैनसांग के 50 साल बाद आया। द अबव थ्री केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्री। जो ये तीनों हमने बात करी हैं, फाशियान, ठीक है, उसके बाद है हैनसांग, उसके बाद है आई किंग, जो हैं ये तीनों के तीनों आपको मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इन्होंने विजिट करे प्लेसेस, वो प्लेसेस जहाँ पे बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड थे और जहाँ पे फेमस मोनेस्ट्री थी वो वहाँ पे गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर के ये जो तीनों जो ट्रैवलर्स थे वो कहीं ना कहीं इनका एक एसोसिएशन था कि बुद्धा की लाइफ को जाने और उनकी फेमस मोनेस्ट्री वगैरह में जाकर देखें कि वो कैसे वो करते हैं, प्रेयर वर्शिप वगैरह करते हैं। दिस पिलग्रिम हैव लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी, और हमको इनके बारे में कैसे पता लगता है, क्योंकि ये जो पिलग्रिम्स आए थे इन्होंने कुछ अकाउंट छोड़ दिए हैं अपनी जर्नी के। दे हैव रिटन ऑफ द डेंजरस दे एनकाउंटर्ड विद द कंट्री एंड मोनेस्ट्री दे विजिटेड एंड द बुक दे कैरिड बैक विद देम।
उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है कि ये कितना डेंजरस था, उनके एनकाउंटर्ड वगैरह भी थे। उसके बाद है कंट्री मोनेस्ट्री थे जो विजिट किए, उसके बारे में लिखा है उन्होंने। उसके अलावा जो ये बुक्स कैरी करके लेके गए हैं उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। अब आ जाते हैं द रिटर्न जर्नी ऑफ फाहियान और फाशियान, जो भी आप बोले। ही टुक हिज रिटर्न जर्नी फ्रॉम बंगाल। अब उसने रिटर्न जर्नी कहाँ से करी? बंगाल से। ही बोर्डेड एट अ शिप ऑफ मर्चेंट। वो एक जो शिप्स जो थे मर्चेंट के, व्यापारियों के शिप में जाकर बैठे, बोर्ड हुए। आफ्टर 2 days ऑफ जर्नी दे वर कैट इन स्टॉर्म। जैसे ही 2 दिन वो बैठे, जर्नी में 2 दिन हुए उनको, वैसे ही एक बहुत बड़ा स्टॉर्म यानी तूफान वगैरह आ गया। एवरीवन ऑन द शिप बिगिन थ्रोइंग हिज मर्चेंडाइज और बिलोंगिंग टू द लाइटेनेंट सेव द शिप। सारे के सारे व्यक्ति जो थे, जो शिप में थे, उन्होंने बहुत जो भारी वगैरह सामान जो थे शिप से वो फेंकना स्टार्ट कर दिया कि शिप जो है वो भारी कम हो और डूबने के जो कगार हैं वो कम हो। उसमें से फाहियान या फाशियान जो थे उन्होंने भी बहुत सारी जो बुक थी और बुद्धा की स्टैच्यू थी उसे भी फेंक दिया समुद्र में। आफ्टर 13 डेज द स्टॉर्म सबसाइड। मतलब 13 दिन बाद जब स्टॉर्म जो था, मतलब आपका जो तूफान जो था वो बिल्कुल शांत हुआ, उसके बाद फाहियान हैज डिस्क्राइब द सी एट द बाउंडेड इन एक्सटेंडेड बाउंडलेस एक्सटेंडेड। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज पॉसिबल टू नो द ईस्ट और वेस्ट ओनली बाय द मोशन ऑफ द सन, मून और स्टार। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इट वॉज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, टू नो ईस्ट और वेस्ट ओनली, किसके द्वारा? सिर्फ मोशन ऑफ सन और मून और स्टार के ही द्वारा हमें पता लग सकता था ईस्ट और वेस्ट कब है। ड्यूरिंग द डार्क रेनी वेदर दे हैड टू मूव अलोंग द विंड। अब जब बात आती थी डार्क उसकी रात की या फिर रेनी वेदर की, तो वो सिर्फ और सिर्फ विंड पे डिपेंड हुआ करते थे। आफ्टर 19 डेज दे रीच जावा एंड आफ्टर स्टेइंग अ 5 months देयर ही बोर्डेड अनदर मर्चेंट शिप टू चाइना। अब 90 डेज बाद वो जावा पहुंचे। जावा पहुंचने के बाद वहां पे उन्होंने 5 महीने रेस्ट किया, स्टे किया। उसके बाद वो अनदर शिप पे चले गए चाइना पे। याद रखिएगा कि फाहियान या फाशियान की रिटर्न जर्नी कैसी थी। उन्होंने बंगाल से शिप पकड़ी, वो शिप में जो थे वो मर्चेंट्स की शिप थी। जैसे ही 2 दिन बीते उसके बाद बहुत बड़ा तूफान आता है। जैसे ही तूफान आता है तो सबके सब लोग जो हैं वहाँ पे अपना सामान फेंकने लग जाते हैं कि जाके जो शिप है वो हल्का हो जाए और डूबे नहीं। उनमें से फाशियान भी एक ऐसे ही थे जिन्होंने भी बहुत सारी जो बुक वो यहाँ से लेके गए थे उसको फेंका और बुद्धा की जो मूर्ति थी उसको भी उसमें फेंक दिया। जब 13 दिन बाद वो स्टॉर्म जो था, तूफान जो था, तो शांत हुआ। उसके अलावा वो बताते हैं कि हमें ईस्ट और वेस्ट सिर्फ किसकी मदद से पता लग सकता था कि सन, मून और स्टार के मोशन से पता लग सकता था कि ईस्ट और वेस्ट ये सब हैं। जब डार्क सीजन होता था, मतलब कि अमावस वगैरह रात होती थी या फिर रेनी वेदर होता था, तो सिर्फ और सिर्फ वो विंड के ऊपर ही डिपेंड होते थे, विंड जहां पे लेके जाती थी वहीं पे। उसके अलावा वो 90 दिन बाद बंगाल से जब निकले तो उसके 90 दिन बाद वो जावा पहुंचे। वहां पे वो 5 महीने रुके। फिर 5 महीने बाद वहां से जावा से उन्होंने एक अलग शिप बोर्ड करी चाइना। फिर वो वहां पे फाहियान चाइना वहां ऐसे पहुंचे। अब बात आ जाते हैं रिटर्न जर्नी ऑफ ह्वेनसांग। ही टुक द लैंड रूट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एरिया। अब देखिएगा इन्होंने नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के रूट, लैंड रूट लिया। ही कैरिड विद हिम स्टैच्यू ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑन बैक ऑफ 20 horses. When he was crossing the river Indus, the boat capsized and over 50 manuscripts were lost. अब इनकी बात कर देते हैं ह्वेनसांग की, ठीक है। उन्होंने लैंड रूट लिया नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया से होते होते गए वो। उन्होंने अपने साथ क्या क्या लिया? देखिए, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा का स्टैच्यू लिया जो गोल्ड से, सिल्वर से और सैंडलवुड से बना था। उसके अलावा 600 से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो 20 घोड़े थे उनके कंधों पर लदी हुई थी, बैक पे लदी हुई थी। जब वो रिवर इंदस क्रॉस करने लगे तो उनकी जो बोट थी वो कैप्साइज्ड होगी। कैप्साइज्ड का मतलब होता है पलट जाना, बोट पलट गई। उसी में से उनकी 50 जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लॉस्ट हो गई। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese. और उसके बाद उन्होंने सारी लाइफ अपनी ट्रांसलेट में लगा दी, इन मैन्यूस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइना में ट्रांसलेट करने के लिए।
अब आ जाते हैं नालंदा, द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। इट वॉज फाउंडेड बाय गुप्त किंग। याद रखिएगा कि नालंदा जो सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का, वो किसके द्वारा स्थापित किया था? गुप्त किंग, कुमार गुप्त वन जो थे, गुप्त किंग के जो थे कुमार गुप्त वन, उन्होंने। ये बिहार में लोकेटेड है। इट वॉज ऑल्सो द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दैट टाइम, और ये उस समय की बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। मैनी पिलग्रिम हैड स्टडीड हियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पिलग्रिम्स वगैरह लोग थे वो आया करते थे। अकॉर्डिंग टू ज़ेंग, ठीक है, हैंसेंग, द टीचर वर वेरी टैलेंटेड हु फॉलोड द टीचिंग ऑफ बुद्धा वॉज वेरी सिंसियरली। यहाँ पे टीचर जो थे वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड टीचर थे। टीचिंग जो थे वो बुद्धा की जो टीचिंग थी वो बहुत ही सिंसियरली हुआ करती थी। यहाँ के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, नालंदा की बात करते हैं ये। डिस्कस वर हेल्ड थ्रू आउट द डे, जो डिस्कशन वगैरह चलता था वो पूरे दिन ही चलता रहता था। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज केम टू सेटल देयर डाउट, और यहाँ पे बहुत सारे वो भी व्यक्ति आते थे जो पहले से ही लर्न हैं बहुत सिटी से, और वो यहाँ पे आकर अपने डाउट्स को क्लियर करते थे। न्यू एंट्रेंट वर अलाउड ओनली व्हेन दे वर एबल टू आंसर द क्वेश्चन पुट बाय द शॉप गेटकीपर। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि न्यू एंट्रेंस तभी हुआ करती थी, अलाउड तभी होती थी यहाँ पे जब कोई गेटकीपर उनसे आंसर बोलता था और उसके क्वेश्चन के जवाब का आंसर दे, तब जाके वो वहां पे एबल होता था। आउट ऑफ 7 और 8 आउट ऑफ 10 वर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, और उसमें से याद रखिएगा कि 7 और 8 व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे जो आंसर नहीं दे पाया करते थे, गेटकीपर जो पूछा करते थे। तो याद रखिएगा कि वहां का स्टडी लेवल कितना हाई होगा कि गेटकीपर ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि 10 में से 7 और 8 लोग उसका जवाब ही नहीं दे पाते थे। तो देखिएगा कि रेशो कितना है, रेशो बहुत ज्यादा कम रेशो था वहां पे। अब आ जाते हैं द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। द टर्म भक्ति कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड भज। भक्ति जो है संस्कृत वर्ड भज है, वहां से लिया गया है, जिसका मीन होता है शेयर, डिवाइड और शेयर, यानी कि बांटना और शेयर करना। दिस शोन एन इंटीमेट टू वे रिलेशन बिटवीन द डेटी एंड द डिवोटीज, और ये हमको क्या बताता है कि ये एक रिलेशन है किस किस के बीच? डेटी और डिवोटी के बीच में। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड भगवत विच ऑफन मीन गॉड। भगवत ऑल्सो मीन वन हु पोसेस एंड शेयर भागा ऑफ गॉड फॉर्च्यून और ब्लिस। भगवत उसको भी कहते हैं, वो एक व्यक्ति जो शेयर करे भाग ऑफ गुड फॉर्च्यून और ब्लिस। द डिवोटी नोन एज भक्त और भगवता शेयर हिज और हर डेटी भागा, और डिवोटी जो थे नोन भक्त और भगवता, और वो अपने शेयर जो था शेयर हिज डेटी भाग, और अपने वो जो भाग थे डेटी को शेयर करते थे। एनीवन रिच और पुअर, हाई लो, मैन वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। कोई भी रिच पुअर, गरीब अमीर, महिला आदमी, सभी इसका पाथ पे चल सकते थे। द आइडिया ऑफ भक्ति इज फाउंड इन भगवत गीता। याद रखिएगा कि भक्ति का जो आइडिया है वो भगवत गीता में आपको मिलता है, विच इज द पार्ट ऑफ महाभारत, और ये महाभारत का एक पार्ट है। इन दिस लॉर्ड कृष्णा आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूजी इन हिम बिकॉज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स। देखिए कि अब ये भक्ति का जो आइडिया है वो आपको कहां पे मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता जो है एक महाभारत का ही पार्ट है। इन दिस लॉर्ड कृष्णा आस्क अर्जुन, इसमें लॉर्ड कृष्णा जो है वो अर्जुन से कहते हैं हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूजी इन हिम बिकॉज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम ऑल एविल। वो बताते हैं कि तुम अपना सब कुछ धर्मा वगैरह जो है वो सब अपना आओ, डिवोटी जो हैं हिज डिवोटी और फ्रेंड टू अबंडन ऑल धर्मास, और रिफ्यूजी की तरह बनो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बुराइयों से आजाद करवा दूंगा। इंस्टेड ऑफ एलिब्रेटिंग सेक्रीफाइस भक्ति एम्फेसाइज ऑन डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉसेस। देखिएगा कि इंस्टेड ऑफ एलिब्रेट सेक्रीफाइस नहीं बोलते, भक्ति जो थी वो ज्यादातर किस पे फोकस करती है कि इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। अकॉर्डिंग टू इट, इफ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विद प्योर हार्ट, द डेटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही वाज सेव्ड और डिजायर। देखिए इसमें कहा गया है कि जो भक्त है वो सच्चे दिल से अपने भगवान को चाहे तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर उसकी उस इच्छा को पूरी कर देते हैं। सो द डेटी कुड बी थॉट एज अ ह्यूमन, एनिमल, ट्री और एनी अदर फॉर्म। और इसी के अलावा वो मानते हैं कि हमारे भगवान जो है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो ह्यूमन के रूप में भी आ सकते हैं, एनिमल्स के रूप में भी, ट्री और एनी अदर फॉर्म्स वगैरह जो है उन सब में भी।
इसीलिए इन सब चीज को इतना महत्व देते हैं। ट्री को भी, उन्हें मानते हैं कि ट्री में भी भगवान है, एनिमल, हम ह्यूमन, मतलब किसी भी अवतार में भगवान आ सकते हैं। द भक्ति ऑफ शिवा, विष्णु एंड गॉडेस लाइक दुर्गा बिकेम ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब भक्ति, जो शिव की भक्ति, विष्णु की, जैसे दुर्गा माता की जो भक्ति है, वो इसी पीरियड के दौरान स्टार्ट हुई है। ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डेटी वर मेड, और इसी के बाद जो हमारे डेटीज वगैरह जो है, देवी देवता वगैरह जो है, उनकी इमेज जो है बननी स्टार्ट हुई, ब्यूटीफुल इमेज। इसमें द इमेज ऑफ द डेटी वर प्लेस विथ स्पेशल होम दैट केम टू बी नोन एज टेम्पल। और उसके बाद जो इमेज जो थी वो एक अच्छी जगह, बहुत स्पेशल जगह रखी जाती थी, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, टेम्पल बोलते हैं। भक्ति ऑल्सो इंस्पायर्ड स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। अब आ जाते हैं हम विष्णु एज वराह। द इमेज ऑफ विष्णु एज वराह और बोर हैज बीन फाउंड फ्रॉम एरन, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा कि जो हमें विष्णु की एक इमेज जो है, वराह और बोर जो है, वो कहाँ से मिली है? अर्न एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, यहाँ पे पुराण के मुताबिक विष्णु टुक द शेप ऑफ बोर टू रेस्क्यू द अर्थ। विष्णु जो है उन्होंने एक अपना बोर का रूप लिया अर्थ को बचाने के लिए, विच हैड संक इनटू वाटर, जो वाटर में डूबने जा रहा था। द इमेज इन द इमेज द अर्थ इज शोन एज वुमेन, और इसमें इमेज जो है, अर्थ की इमेज जो है, वो वुमेन के रूप में दिखाई गई है। द वर्ड हिंदू इज डेराइव फ्रॉम द रिवर इंदस, विच वॉज यूज बाय द अरब एंड ईरानीज ऑफ द पीपल एंड देयर कल्चर लिविंग इन द ईस्ट ऑफ द रिवर। अबाउट 1400 years ago, Apar, a Velala and devotee of Shiva, wrote a poem in Tamil in which he said that he will worship the leper or a man considered low by the Brahmin of the scavenger if they become devotee of Shiv, who shelter the Ganga in his long hair because they will God to him. अब आते हैं somewhere else, rise of Christianity. अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले, क्रिश्चियनिटी अरोज इन वेस्ट एशिया। क्रिश्चियनिटी जो है वो कहाँ पे अरोज हुई? वेस्ट एशिया में। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन बेथलेहम, ठीक है, विच वॉज द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। जीसस क्राइस्ट जो थे वो कहाँ पे आपका पैदा हुआ? बेथलेहम में पैदा हुए, जो कि रोमन एम्पायर का एक ही पार्ट था। हिज टीचिंग वर दैट ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। उनकी टीचिंग ये बताती है कि जो वो हैं वो वर्ल्ड के सेवियर हैं। ही टॉट पीपल टू ट्रीट अदर विथ लव। उन्होंने ये बताया कि पीपल को, जो भी है अदर पीपल को, एक पीपल को लव करना चाहिए। दे देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड अदर। क्राइस्ट टीचिंग फाउंड इन द बाइबल। हमें ये क्राइस्ट की टीचिंग जो है हमें बाइबल में फाउंड होती है। बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की एक होली बुक है, पवित्र बुक है बाइबल। Those who have hunger and thirst for righteousness should get their desire filled. Those who are merciful should obtain mercy. Those who are pure in heart shall see God. Those who are pacemaker should be called the son of God. ये सब टीचिंग है, हमको वहां से पता लगती है बाइबल में। His teaching appeal to be common man and spread through West Asia. इनकी जो टीचिंग है वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सब जगह फैली हुई है। विद इन 100 year ऑफ क्राइस्ट डेथ, मतलब जीसस के 100 साल मरने के 100 साल के अंदर अंदर ही फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर केम टू बी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द क्रिश्चियन ऑफ केरला नोन एज सीरियाई क्रिश्चियंस। याद रखिएगा जो हमारे केरला में जो क्रिश्चियंस है वो सीरियाइन क्रिश्चियंस है, बिकॉज दे प्रोबेबली केम टू बी फ्रॉम वेस्ट एशिया आर अमंग द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। और ये मानते हैं कि हम वेस्ट एशिया से आए हैं और वेस्ट एशिया में ही ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है वर्ल्ड की। आशा करता हूं ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हर बार की तरह जैसे कि हम ब्रेन बूस्टर डालते हैं तो हम ब्रेन बूस्टर की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम ब्रेन बूस्टर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Who among the question number 1, who among the following ruler were best known for controlling the Silk Route around 2000 years? आज से 2000 साल पहले कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया? ए कुषाण, बी चोलास, सी पांड्यास, डी चेरास। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड? इनमें से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ए कार्डमम, बी नटमैग, सी पेपर, डी क्लोव। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, द मूवेंदर्स वॉर। मूवेंदर किसको कौन कौन थे? पहला ए ऑप्शन है चोलास, चेरा, चालुक्य, बी सातवाहन, पांड्या, चोला, सी चोला, चेरा, पांड्यास, डी चालुक्य, राष्ट्रकूट और चेरास। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पावरफुल रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वॉज। सातवाहन डायनेस्टी के सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे? ए कनिष्क, बी गौतमी पुत्र सतकर्णी, सी यज्ञश्री सतकर्णी या डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5,
द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी हैव बीन नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, इनमें से कौन सी डायनेस्टी के रूलर जो थे उनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ बोला जाता था? ए सातवाहन, बी चोला, सी पांड्या, डी चेरा। 6 ड्यूरिंग दोज रूल अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना रोज, किसके समय काल के दौरान किस रूल के काल में नई फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुई? ए कनिष्क, बी अशोका, सी गौतमी सतकर्णी या डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द चाइनीज पिलग्रिमेज, सबसे पहले फाहियान, हैंसांग, आइक्विंग, फिर बी है आपका हैंसांग, आइकिंग और फाहियान, फिर है आइकिन, फाहियान और ज़ेंगसांग, फिर डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, द आइडिया ऑफ भक्ति इज फाउंड इन, भक्ति का आइडिया जो है कहां पे आपको मिलता है? ए रामायण, बी भगवद गीता, सी महाभाष्य, डी ऑल ऑफ दिस। 9th है द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, वो फेमस जो था सबसे बुद्धिस्ट लर्निंग का वो कौन था? ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी नालंदा और डी पुहार। 10th क्वेश्चन, जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न, जीसस क्राइस्ट कहां पे बोर्न हुए? बेथलेहम, लंदन, पेरिस, एथेंस। ये आपके कुछ आंसर्स हैं। उसके बाद आता है रेट्स रिकॉल। रेट्स रिकॉल में देखते हैं हम क्या है। करेक्ट द मैच फॉलोइंग्स, मूवेंदर्स किसको कहते थे? चोला, चेरा, पांड्या। लॉर्ड ऑफ दक्षिणापत्र, सतवाहन रूलर्स। अश्वघोषा, बुद्धिस्ट चरित्र। बुद्धिस्ट तत्व, महायाना बुद्धिस्ट। ज़ुआंगज़ेंग, चाइनीज पिलग्रिम। द किंग वांटेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट बिकॉज दे बेनिफिटेड फ्रॉम द टैक्स, ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट व्हिच वर नोन बाय द ट्रेडर हु ट्रेवल अलोंग द रूट। The historian used the following evidence to find out about the trade and routes. Pottery, especially bowl and plates found at various places that were brought by the traders from the place where they were made. Evidence of coin, many Roman gold coins have been found in South India. Evidence of the other items of trade like spices and precious stone. 4. The main feature of bhakti. Bhakti का main feature क्या था? First है this shown as intimate two-way relation between the deity and the devotee. उसके बाद है devotee known as bhakta और bhagavata share his idea of the deity bhaga. Instead of elaborate sacrifice, bhakti emphasize on devotion of and individual worship of God and goddesses. 4th, according to it, if a devotee worship the chosen deity with pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. थैंक यू दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।